अथर्व और रिदम ने सुबह का ही खाया हुआ था, तो दोनों सबसे पहले खाने पर टूट पड़े। उन्होंने सबसे पहले खाना खत्म किया और अपने अपने कमरों में चले गए। जाने से पहले अथर्व ने सभी बच्चों को सुबह जल्दी उठने के लिए बोला, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग कल बंद नहीं रहने वाली थी। सबका मुंह बन गया और सभी ने मना भी किया, लेकिन अथर्व ने किसी की एक नहीं सुनी और अल्टीमेटम दे दिया कि या तो वे खुद से उठ जाएं या फिर अथर्व खुद उन्हें उठाने आया तो मजा ही आ जाएगा। बच्चे मजबूर थे। अथर्व उन्हें उठाए, उससे अच्छा तो वे खुद ही उठ जाई, उसी में उनकी भलाई थी। अब आगे। वैसे तो अथर्व इतना भी बेरहम नहीं था, लेकिन आज जिन दो लोगों को रिदम ने पकड़ा था, उसके बाद अथर्व अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ने वाला था। अथर्व अपने कमरे में सोने के लिए कपड़े बदल रहा था। कुछ देर बाद ही अनवी भी आ गई। अथर्व ने जब उसे देखा तो अनवी का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ लगा। कुछ सोचते हुए अथर्व बेड पर न जाकर लैपटॉप लेकर सामने सोफे पर बैठ गया। अनवी जब फ्रेश होकर बेड की तरफ जाने के लिए मुड़ी और अथर्व वहां नहीं दिखा तो उसने नजरें इधर उधर घुमाई। अथर्व सामने सोफे पर बैठा नजर आया। अनवी बेड पर लेट गई और अथर्व को ही देखने लगी। कुछ देर तक जब अथर्व ने कुछ नहीं बोला तो अनवी का मुंह बन गया। वह उसे ताना देते हुए बोली, अब तो कंपनी अद्विक संभालने लगा है, फिर भी तुम्हारे काम खत्म नहीं हो रहे। अनवी की बात पर अथर्व ने उसे देखते हुए बस एक हल्की मुस्कान पास कर दी और फिर से लैपटॉप की खटपट शुरू हो गई। तभी उसे अनवी की आवाज सुनाई दी, अच्छा सुनो ना, आज हम लोग गहने खरीदने गई थी। अथर्व ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी तो अनवी का मुंह और बुरा बन गया। वह उठकर बैठ गई और अपने चेहरे को दोनों हथेलियों पर टिकाए अथर्व को देखते हुए आगे बोली, क्या हुआ कि गहने खरीदने के बाद तुम्हारी मां ने मंदिर चलने के लिए बोला तो हम मार्केट से मंदिर चले गए। अपनी बात पूरी कर अनवी की नजरें अथर्व पर टिक गईं कि वह बदले में क्या जवाब देता है, लेकिन इस बार भी अथर्व ने बस गर्दन ही हिलाई। वह आगे बोली, प्रीति और तुम्हारी मां मंदिर के अंदर ही थी। मैं फूल लेने बाहर आई हुई थी और पता नहीं कहां से एक साधु बाबा सामने आ गए और बोलने लगे कि सब मारे जाएंगे, अगर कोई वहां गया तो सब मरेंगे। बोलते बोलते अनवी की आंखें भारी हो गईं, गला थोड़ा भर्रा गया। उसने जब सामने देखा तो अथर्व की नजरें उसी पर टिकी हुई थीं। अनवी की आंखें बोल पड़ी, आंसू गिरने लगे और वह उन्हें साफ करती हुई बोली, मैंने उन दोनों से यह बात नहीं बताई कि वे परेशान हो जाएंगे, लेकिन मुझे तब से अच्छा नहीं लग रहा। अथर्व ने लैपटॉप साइड में रखा और अनवी के पास आकर उसे अपने से लगा लिया और बोला, तुम्हें अब क्या हो गया है जो इन सब बातों पर यकीन करने लगी हो? जो होगा अच्छा होगा, ज्यादा मत सोचो इस बारे में और सो जाओ। कुछ काम है, मैं भी थोड़ी देर बाद सोने आ जाऊंगा। अनवी ने ना में अपनी गर्दन हिलाई और अथर्व को नहीं छोड़ा तो अथर्व उसके पास ही लेट गया। वहीं इधर अद्विक फोन पर आरिका से बातें कर रहा था और अंशिव अजीब अजीब मुंह बनाकर उसे चिढ़ा रहा था। कुछ देर बाद भी जब अद्विक की बातें खत्म नहीं हुई तो अंशिव अपनी आवाज थोड़ी तेज करते हुए बोला, अब बस भी करना आदि, तू जानता है ना मुझे तेरे बिना नींद नहीं आती, वैसे आती तो तुझे भी नहीं मेरे बिना। अब छोड़ भी उस चुड़ैल को, रात काफी हो गई है, उसे भी भटकती आत्माओं की तरह बाहर जाना होगा, ना लोगों को डराने के लिए। बाय बाय चुड़ैल भाभी। अंशिव की बात पर अद्विक ने हंसना शुरू ही किया था कि इतने में आरिका ने कॉल काट दी। अद्विक का मुंह बन गया। वाह, सुनो ना जान, एक किस तो दे दो। बोलता रह गया लेकिन अब कॉल तो कट चुका था। अद्विक ने घूरकर अंशिव को देखा और अगले ही पल उस पर टूट पड़ा। कुछ देर तक अंशिव की उह की आवाज आई और फिर दोनों ही बेड पर पसर गए। कुछ देर लंबी लंबी सांसें भरने के बाद अंशिव बोला, नीचे मैंने सबसे झूठ बोला। पता है ट्रायल रूम का दरवाजा बाहर से किसने बंद किया था? अंशिव की बात सुनकर अद्विक पलटकर जवाब का इंतजार करने लगा तो अंशिव आगे बोला, मैं कंट्रोल रूम में गया था पता लगाने और रिया ने दरवाजा बंद किया था। क्या? रिया ने दरवाजा बंद किया था? लेकिन वह ऐसा क्यों करेगी? अद्विक बोला। तो अंशिव ने अपने कंधे उचका दिए। फिर अद्विक बोला, तुम्हें यह बात वहीं मॉल में बतानी चाहिए थी ना, रूही बताती उसे। खैर, नहीं बताया तो अच्छा ही किया, और रूही को मत बता देना। कल पहले मैं रिया से खुद बात करूंगा। और लेकिन एक मिनट, कहीं उसने तुम्हें अंदर जाते हुए तो नहीं देख लिया था ना? अद्विक ने सवाल किया तो अंशिव बोला, नहीं, मैंने देखा था, वो रूही के पीछे छुपते हुए आ रही थी।
ज्यादा मत सोचो, मैंने क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन फुटेज अपने मोबाइल में ले लिया है। अगर कल जरूरत पड़ी तो उसकी अच्छी क्लास लगने वाली है। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों सो गए। लेकिन दूसरी तरफ कोई और था जिसकी आंखों से नींद गायब थी। अभिमन्यु किसी से कॉल पर बात कर रहा था। सामने बेड पर लेटी मोनिका उसे ही देख रही थी। काफी देर से अभिमन्यु कॉल पर लगा हुआ था। मोनिका उसके चेहरे को ध्यान से देख रही थी, जिस पर हर कुछ समय में बदलाव नजर आ रहे थे। कुछ देर और निकल गया और अब जाकर अभिमन्यु ने कुछ शब्द बोले, एल, लेकिन आखिर तुम हो कौन और मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? कॉल के दूसरी तरफ से हंसने की आवाज आने लगी और फिर दूसरी तरफ से कोई बोला, अभिमन्यु, इतने भी नादान नहीं हो तुम। तुम्हें अथर्व राठौर से बदला लेना है और उसमें मैंने तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दी। मेरा एहसान मानने के बजाय तुम उल्टा मेरे बारे में ही पूछ रहे हो। अपने दादा की मौत का बदला लेने के लिए तुम गांव से यहां शहर तक आ गए और अब उस कमीने राठौर की बेटी के पीछे पड़े हो। बेटी का जिक्र सुनते ही अभिमन्यु की जान हलक में आ गई। उसने फोन कान से दूर किया और देखा कोई अनजान नंबर था जो डिस्प्ले पर शो नहीं हो रहा था। तभी फोन से आवाज आई, अरे अभी इतना चौंक गए? ये तो शुरुआत है। मैं तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा जानता हूं। क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। जो जानकारी मैंने तुम्हें दी है उसका सही से इस्तेमाल करो। और हां, एडवांस में बधाई देता हूं। उस कमीने राठौर की बेटी का दिल तो तुम पर आ ही गया है। और जोर जोर से हंसने की आवाज के साथ कॉल कट गया। अभिमन्यु के चेहरे का रंग उड़ चुका था। केक, क्या यह कोई भूत था? होटल की खिड़की से बाहर अभिमन्यु इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई उस पर नजर तो नहीं रख रहा। तभी उसे अपने कंधों पर 2 हाथ महसूस हुए। वह पीछे पलटा तो मोनिका उसके सीने पर अपने हाथ चलाने लगी। इस कॉल के बाद अभिमन्यु का मूड पूरी तरह ऑफ हो गया था। उसने मोनिका को अपने से झटक कर दूर कर दिया और जाकर बेड पर बैठ गया। मोनिका, जो खुद को संभाल नहीं पाई, गुस्से में पलटकर अभिमन्यु को घूरते हुए बोली, ये क्या हरकत थी अभिमन्यु? मैं यहां खुद नहीं आई हूं। तुमने ही कॉल करके मुझे यहां बुलाया था। तो अब मुझे खुद से दूर झटकने का क्या मतलब है? अभिमन्यु ने भी मोनिका को घूर कर देखा लेकिन कुछ नहीं बोला तो मोनिका उस पर चिल्ला उठी, अब जवाब भी दो। और अगले ही पल उसकी गर्दन अभिमन्यु के हाथ में थी। अभिमन्यु ने उसकी गर्दन दबोच ली थी। वह उसे घूरते हुए बोला, कितनी बार बोला है ना मैंने, जब मैं कुछ न बोलूं तो मुझे शांति चाहिए होती है। मोनिका का दम घुटने लगा लेकिन अभिमन्यु की पकड़ उसकी गर्दन पर और कसती जा रही थी। अभिमन्यु उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए बेहद धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करता हूं इसलिए कुछ नहीं बोलता, तो क्या मेरे सिर पर चढ़कर बैठ जाओगी? और ये कहते हुए उसने मोनिका को छोड़ दिया। मोनिका जमीन पर बैठ गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसने अभिमन्यु का यह रूप पहली बार देखा था। अब उसे अभिमन्यु से डर लगने लगा था। वहीं अभिमन्यु वापस बेड पर बैठ गया। कुछ देर बाद वह बोला, कल उन लोगों की एंगेजमेंट है ना? मोनिका ने बस गर्दन हिला दी। अभिमन्यु ने जब उसे देखा तो जल्दी से बेड से उठकर नीचे उसके पास पहुंच गया और मोनिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही अभिमन्यु उसे किस करने लगा। पहले तो मोनिका ने रेसिस्ट किया लेकिन जब अभिमन्यु ने उसे नहीं छोड़ा तो वह भी उसका साथ देने लगी और दोनों एक दूसरे में खो गए। अगली सुबह भोर से ही राठौर मेंशन में चहल पहल शुरू हो गई थी। जैसा कि अथर्व ने सभी से कहा था, सब भोर में ही उठ गए थे और अथर्व ने सबकी ट्रेनिंग करवा दी थी। अद्विक और अंशिव दोनों देर तक दौड़ने की बात कहकर गए थे और अभी तक उनका अता पता नहीं था। बाकी लक्ष्य, विहान, रिदम और शिव सभी के पसीने छूट गए थे। कुछ देर बाद जब सूरज दिखने लगा तो किसी को आराम का मौका ही नहीं मिला। सजावट वाले पहुंच गए थे। सिक्योरिटी को देखते हुए अथर्व ने बाहर से खाना मंगाने का प्लान कैंसिल कर दिया और यहीं खाना बनवाने का प्रोग्राम रख दिया। असल में कल रात अथर्व जो लैपटॉप पर खटपट कर रहा था वह सब इन्हीं कामों को लेकर था। यहां ट्रेनिंग के तुरंत बाद ही सब काम पर लग गए थे और जो 2 कामचोर यहां से गायब थे यानी अंशिव और अद्विक, वे दोनों आरिका के घर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। आरिका की सौतेली मां सोफे पर बैठकर दोनों को हंसते हुए देख रही थी और आरिका वहीं बगल में खड़ी इन दोनों नमूनों को घूर रही थी। और घूरना भी चाहिए था, इनकी हरकतें हैं ही ऐसी।
वो तो आरिका की सौतेली मां घर पर थी, वरना आरिका ने इन दोनों को मारकर यहां से भगा ही देना था। और अगर चाय भी पिलानी होती तो चीनी की जगह नमक डालना चाहिए था। हुआ कुछ ऐसा था कि आरिका मस्त सो रही थी, तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। आवाज धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी, जिससे आरिका की नींद खराब हो गई। वह उठकर बैठी ही थी कि अचानक उसका बेड हवा में उठ गया। जब उसने देखा तो बेड के दोनों तरफ 2 सफेद कपड़ों में लिपटे भूत खड़े थे। आरिका बेड से उछल पड़ी और जमीन पर गिरकर रोते हुए चिल्ला पड़ी। उसके चिल्लाने की आवाज इतनी तेज थी कि उसकी मां बाहर से चिल्लाते हुए कमरे की तरफ आने लगी। जब आरिका ने दोबारा अपनी आंखें खोलीं तो पाया कि सफेद कपड़े बेड पर गिरे थे और कमरे में कोई नहीं था। अब तो उसका सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। बाहर उसकी मां चिल्लाते हुए दरवाजा पीट रही थी। आरिका जैसे तैसे खड़ी हुई, कमरे का दरवाजा खोला और बाहर की तरफ भूत भूत चिल्लाते हुए भाग निकली। तभी बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। आरिका, जो बाहर भागने वाली थी, अपने ही स्थान पर ठहर गई। पीछे से उसकी मां आरिका को सुनाते हुए आई और जब बाहर का दरवाजा खोला तो अंशिव और अद्विक वहीं खड़े थे। वह दोनों को लेकर अंदर आ गई। जब आरिका ने दोनों को हंसते हुए देखा तो उसका पारा आसमान पर चढ़ गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि भूत वाला कांड इन दोनों का ही किया धरा है। वह कुछ बोलती उससे पहले ही अंशिव अपना सड़ा सा मुंह बनाकर चाय के लिए बोलने लगा और आरिका को चाय बनाने के लिए भेज दिया गया। यही सब सोचते हुए आरिका दोनों को घूर ही रही थी कि फिर अंशिव ने मुंह खोला और बोला, मजा नहीं आया आंटी चाय पीकर, कुछ तो कमी है चाय में। अद्विक ने उसे घूर कर देखा। वहीं आरिका की मां आरिका को घूर कर देखने लगी और बोली कि क्या हुआ है बेटा, चाय अच्छी नहीं बनी क्या? मैंने तो कितनी बार कहा है इस लड़की से कि खाना बनाना सीख ले, लेकिन ये मेरी एक सुनती तो ना। सौतेली मां हूं इसलिए डांटती भी नहीं, वरना लोग क्या कहेंगे। अपनी मां की बात सुनकर आरिका हैरानी से उन्हें देखने लगी। खैर, उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। वह उनका स्वभाव अच्छी तरह जानती थी। जहां पैसा दिखा वहीं लट्टू हो जाती थी। आरिका ने अद्विक को घूरा और बड़े ही प्यार से बोली, तुम तो बोल रहे थे कि अपने मामा के घर आए हो, तो क्या उन्होंने घर से भगा दिया जो यहां मुफ्त की चाय लपेटने आ गए? उसके बाद आरिका ने जो भी बोला सब अपने मुंह में ही रखा। उसका मुंह चलते देख अद्विक को ठसका लग गया। खांसते हुए उसने चाय का कप नीचे रख दिया और अंशिव के मुंह के आगे से भी चाय लेकर रखते हुए उसके कान में धीरे से बोला, जब तुझे चाय में कुछ कमी लग रही है तो रहने दे, मत पी। चल मामा के घर चलते हैं। देख तो वो क्या क्या बोले जा रही है। अगर ज्यादा देर रुके तो मुझे लगता है आज सुताई कर ही देगी। तेरी कोई भी बात माननी ही नहीं चाहिए थी मुझे। तभी शक हो गया था कि तू कुछ गड़बड़ करेगा जब तूने साथ चलने की बात कही थी। एडविक आरिका की मां को देखते हुए बोला, हाँ आंटी, एक जरूरी बात तो करनी रह ही गई थी। मिस्टर मेहरा ने घर के पेपर कल ही ऑफिस पहुंचा दिए थे। जल्द ही मैं पेपर आपको लाकर दे दूंगा। बाय, अब हम चलते हैं। आरिका की मां का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्हें तो नाचने का मन कर रहा था, फिर भी मन को मारते हुए हंसने लगी और बोली, इन सब की क्या जरूरत थी बेटा? तभी अंशिव फट से बोला, अच्छा तो रहने देते हैं अद्विक, तू ये घर मेरे नाम से रजिस्टर करवा दे। ये बात सुनते ही आरिका की मां, जो आगे कुछ बोलने वाली थीं, हकला ही गईं। गुस्सा होते हुए भी अंशिव की ये बात सुनकर आरिका की हंसी छूट गई, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अद्विक ने अंशिव की बाह पर जोर देते हुए उसे अपनी तरफ घसीट लिया और नकली सी हंसी हंसते हुए बोला, आंटी, ये भी ना, बिना मजाक किए खाना नहीं पचता बेचारे का। मैं जल्द ही पेपर आपके पास भिजवा दूंगा। अद्विक ने अंशिव को आंख दिखाई तो उसने भी अपने 2 खरगोश जैसे दांत आरिका की मां को दिखा दिए और दोनों बाहर चले गए। वहीं पीछे से आरिका अपना मुक्का दिखाते हुए बोली, खरगोश कहीं के, दोनों दांत बाहर निकाल दूंगी तुम्हारे। जब वह कमरे के अंदर वापस गई तो बालकनी से उसे चोट लग रही, जाने दे जैसी आवाजें सुनाई दी। जाकर देखा तो अद्विक अंशिव की धुलाई कर रहा था। दोनों आपस में झगड़ते हुए वहां से जाने लगे और कुछ देर बाद दिखाई देना भी बंद हो गए। वहां से राणा परिवार का घर ज्यादा दूर नहीं था, तो कुछ देर बाद ही दोनों वहां पहुंच गए। रोहन, किंजल, दिव्यांग और बाकी लोग वहां से निकलने की तैयारी में ही थे। इस वक्त अद्विक को वहां देखकर उन्हें हैरानी हुई।
फिर कुछ ही देर बाद कुछ गाड़ियां वहां से राठौर मेंशन के लिए निकल गईं। वहीं इधर राठौर मेंशन में जब अंशिव और अद्विक के बारे में अनवी ने पूछा तो बताया गया कि दोनों साथ में दौड़ने गए हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए। अनवी का दिल फिर उस साधु बाबा की बात याद करके घबराने लगा। वह बाहर अथर्व से बात करने के लिए गई तो देखा कि उसके घर वाले बाहर ही हैं और अद्विक व अंशिव हाथों में बैग लिए उसकी तरफ ही आ रहे थे। आगे जारी रहेगा। आखिर कौन था वह शख्स जिसने अभिमन्यु को कॉल किया था, और ऐसी कौन सी बात बता दी उसने जिसने अभिमन्यु को अंदर तक हिला दिया? क्या एंगेजमेंट बिना किसी अड़चन के अच्छे से निपट जाएगी, या फिर किसी बड़े बवाल की आहट पहले ही सुनाई देने लगी है? और सबसे जरूरी सवाल, मंदिर में अनवी को आखिर कौन से साधु बाबा मिल गए थे? क्या वह सिर्फ एक इत्तेफाक था या आने वाले तूफान की पहली चेतावनी? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। जब वह कमरे के अंदर वापस गई तो बालकनी से उसे चोट लग रही। जाने दे जैसी आवाजें सुनाई दी। जाकर देखा तो अद्विक अंशिव की धुलाई कर रहा था। दोनों आपस में झगड़ते हुए वहां से जाने लगे और कुछ देर बाद दिखाई देना भी बंद हो गए। वहां से राणा परिवार का घर ज्यादा दूर नहीं था, तो कुछ देर बाद ही दोनों वहां पहुंच गए। रोहन, किंजल, दिव्यांग और बाकी लोग वहां से निकलने की तैयारी में ही थे। इस वक्त अद्विक को वहां देखकर उन्हें हैरानी हुई। फिर कुछ ही देर बाद कुछ गाड़ियां वहां से राठौर मेंशन के लिए निकल गईं। वहीं इधर राठौर मेंशन में जब अंशिव और अद्विक के बारे में अनवी ने पूछा तो बताया गया कि दोनों साथ में दौड़ने गए हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए। अनवी का दिल फिर उस साधु बाबा की बात याद करके घबराने लगा। वह बाहर अथर्व से बात करने के लिए गई तो देखा कि उसके घर वाले बाहर ही हैं और अद्विक और अंशिव हाथों में बैग लिए उसकी तरफ ही आ रहे थे। अब आगे अनवी को बाहर देखते ही अद्विक रोहन की तरफ इशारा करते हुए बोला, मामा और पूरी फैमिली आ गई है। वैसे उनका कमरा नीचे ही खाली करवाया है ना? अद्विक को देखते ही अनवी ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और दोनों को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए अंदर चली गई। ऐसे ही एक एक करके बाकी लोग भी आ गए। निर्भय और उसकी फैमिली, हर्षित और उसकी फैमिली, राजावत फैमिली के भी सभी लोग यहां आ गए और दोपहर होते होते मेहमानों का आना भी शुरू हो गया। अब बस माहिरा, उसकी फैमिली और आरिका व उसकी मां ही आने बाकी रह गए थे। अथर्व ने रिदम को माहिरा और उसके परिवार को लेकर आने के लिए भेज दिया और शिव आरिका को लेने के लिए घर की ओर निकल गया। अंशिव भी उसके पीछे हो लिया। निर्भय, हर्षित और रोहन के साथ मेहमानों का ध्यान रख रहा था। बाकी सभी बच्चे तैयार होने के लिए चले गए और कुछ ही देर बाद वहां मौजूद सभी को साउंड सिस्टम पर किसी की आवाज सुनाई दी। हेलो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस एंगेजमेंट सेरेमनी में। मैं हूं लक्ष्य शिवांश अग्निहोत्री। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि ये एंगेजमेंट किसकी होने वाली है, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि किसके साथ होने वाली है। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना? चलिए आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। स्टेज पर मैं बुलाना चाहूंगा दिव्यांग राणा को, जो हम सबके प्यारे मामा रोहन राणा के बेटे हैं। तो तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। और साथ ही अद्विक राठौर को, जिनके बारे में बताने की वैसे तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन बता देता हूं, नहीं तो बाद में मेरी कुटाई हो सकती है। ये हैं अथर्व राठौर के बड़े बेटे। सारा अरेंजमेंट गार्डन में ही हुआ था और लक्ष्य की बात पर सभी की एक जोरदार हंसी पूरे गार्डन में गूंज गई और माहौल एकदम खुशनुमा हो गया। तभी लक्ष्य की आवाज फिर गूंजी, हाँ तो मेरे खुफिया सूत्रों से यह पता चला है कि लड़की पार्टी भी आ गई है, तो चलिए उनका भी हालचाल ले लेते हैं। मिस माहिरा, जो कि अब मिसेस बनने वाली है मिस्टर दिव्यांग की, पहले इनकी गाड़ी ही आई है तो इन्हीं से मिल लेते हैं। अपनी बात करते करते लक्ष्य स्टेज से नीचे उतरकर बाहर की तरफ जाने लगा। उसी समय रिदम माहिरा और उसके परिवार को लेकर अंदर आ रहा था कि लक्ष्य उनके सामने पहुंचा और सबके सामने माहिरा का हाथ पकड़कर उसे स्टेज की तरफ ले गया। वह आगे कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक माइक की लाइट कट गई। लक्ष्य माइक लेकर इधर उधर देखने लगा। सभी का ध्यान उसी पर था, तो थोड़ा हंसते हुए उसने माहौल को शांत करने की कोशिश की और बोला, लगता है कोई इश्यू है चाचू। उसने अथर्व को आवाज दी। अथर्व उसके पास आया और माइक देखकर सेट करने लगा। तभी साउंड सिस्टम पर किसी और की आवाज आई। थोड़ा इंतजार करवाया, जिसके लिए सॉरी नहीं बोलूंगा,
लेकिन इंतजार करना तो बनता ही है। घर के सभी लोग इस आवाज को पहचानते थे। यह अंशिव की आवाज थी। आवाज के साथ ही सभी की नजर बाहर टिक गई। अद्विक ने भी उधर देखा और देखते ही रह गया। आरिका हल्के ब्लू रंग की साड़ी में थी, बाल खुले हुए थे जो हवा में लहरा रहे थे, और अंशिव जो उसके साथ खड़ा था उसने भी उसी मैचिंग का सूट पहना हुआ था। मतलब कोई भी दोनों को साथ देखे तो कुछ और ही समझ ले। और तभी अंशिव ने माइक पर फिर कहा, मिलिए मिस आरिका से। और हां, आप सबको इंतजार करना पड़ा तो इसकी वजह भी यही है। अंशिव की बात सुनते ही आरिका ने उसके बाजू पर मुक्का मारा। तभी अद्विक भी वहां पहुंच गया। उसने अपना कोट उतारा और जल्दी से अंशिव के कोट के साथ बदल लिया और आरिका को साथ लेकर स्टेज की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद ही एंगेजमेंट भी पूरी हो गई। रिंग एक्सचेंज हुए और फिर फोटो सेशन शुरू हो गया। कुछ देर बाद साउंड पर फिर लक्ष्य की आवाज सुनाई दी और दोनों कपल्स के डांस की बात शुरू हो गई। उसने जैसे ही माइक पर डांस का जिक्र किया, लोगों ने भी वोटिंग करना शुरू कर दिया। शाम भी हो गई थी, इसीलिए थोड़ा बहुत अंधेरा हो चुका था और अगले ही पल पूरे गार्डन में अंधेरा छा गया। म्यूजिक की धुन बजने लगी और दिव्यांग माहिरा के साथ डांस करने लगा। गाना बज रहा था, बोले चूड़ियां बोले कंगना। ये गाना माहिरा की फरमाइश पर बजाया गया था और डांस भी वही अच्छी कर रही थी। दिव्यांग बेचारा बस हाथ ही हिलाए जा रहा था, जिससे लोगों को हंसी आ रही थी। लेकिन गाना खत्म होने तक माहिरा दिव्यांग की बाहों में थी। दिव्यांग ने उसे कमर से थाम रखा था और माहिरा पीछे की ओर झुकी हुई थी। धुन रुकते ही सबने ताली बजानी शुरू कर दी। लड़के तो सीटियां बजा रहे थे और चिल्ला चिल्ला कर दिव्यांग को सपोर्ट कर रहे थे। उधर लक्ष्य ने जैसे ही माइक थामा और बोलने को खड़ा हुआ, माइक ने फिर काम करना बंद कर दिया। लक्ष्य इधर उधर देखने लगा। इस बार भी अंशिव ने ही किया होगा। लेकिन तभी साउंड पर किसी और की आवाज आई। लाइट्स एक बार फिर बंद हो चुकी थीं और इस बार तो कुछ ज्यादा ही अंधेरा नजर आ रहा था। हल्के म्यूजिक की धुन और फिर वो आवाज, हम 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 हम। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। लाइन खत्म होते ही स्टेज पर एक स्पॉटलाइट पड़ी। स्पॉटलाइट में अद्विक था, हाथ में माइक लिए। उसने हाथ से एक तरफ इशारा किया तो स्पॉटलाइट धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ी और जैसे ही वो रोशनी आरिका पर पड़ी, वह चौंक गई और अद्विक फिर गाने लगा। अपना ही साया देखकर तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। अद्विक चलते हुए आरिका के पास आया और उसी के साथ सारी लाइट्स जल गईं। अद्विक ने आरिका को देखते हुए गाया, आपका अरमान, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। अद्विक को ऐसे गाते देख आरिका तो उससे देखते ही रह गई। अद्विक ने आंखों से ही उसे इशारा किया, फिर एक आंख मार दी और सामने देखकर गाने लगा। लोगों ने अब ताली बजानी शुरू कर दी थी और घर के सभी लड़के जोर जोर से सीटियां बजा रहे थे। वहीं अंशिव अथर्व के सामने हाथ पैर जोड़कर कुछ रिक्वेस्ट कर रहा था और अथर्व बार बार मना कर रहा था। जब अथर्व नहीं माना तो अंशिव अन्वी के पास चला गया और कुछ देर तक उसके कान भरने के बाद दोनों वापस अथर्व के पास पहुंच गए। अब जब अन्वी भी वही बात कहने लगी जो अंशिव तब से कह रहा था, तो न चाहते हुए भी अथर्व अंशिव के साथ चला गया। उधर जैसे ही अद्विक का गाना खत्म हुआ और सबने तालियां बजानी शुरू की, अचानक लाइट्स फ्लिकर करने लगीं और फिर से एक गाना बजने लगा। सभी इधर उधर देखने लगे, अब ये कौन आ गया, क्योंकि कपल तो दो ही थे और दोनों ने डांस खत्म कर लिया था। अद्विक आरिका को लेकर स्टेज से उतरने लगा। तभी गाना सुनकर उसे कुछ याद आया। ये तो वही गाना है जो अथर्व ने अपनी शादी के समय गाया था और अन्वी के साथ डांस किया था। और तभी स्टेज पर अथर्व नजर आया। उसके साथ कोई और भी था जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उसने घूंघट किया हुआ था। लेकिन जैसे ही लोगों की नजर घूंघट के नीचे गई, सबकी हंसी छूट गई। ये तो कोई लड़का है, कौन है ये? सभी यही बातें करने लगे और अथर्व उसके साथ डांस करने लगा। घूंघट पहने वह शख्स बहुत नौटंकी कर रहा था। तभी गाना बजते बजते बदल गया और बजने लगा, राणा जी मुझे माफ करना, गलती मारे से हो गई। और घूंघट वाले की नौटंकी फिर से शुरू हो गई। गाना सुनते ही अथर्व ने घूर कर अंशिव को देखा और उसे मारने दौड़ पड़ा। भले ही अथर्व सच में उसे मारने के लिए दौड़ा था,
लेकिन दोनों की भागम भाग गाने के साथ इतनी परफेक्ट मैच कर गई कि सीन और मजेदार बन गया। गाना खत्म होते ही अंशिव ने घूंघट उतार फेंका और स्टेज से कूदकर भाग गया। उसने तो बस अथर्व से उसी गाने की जिद की थी जिस पर अथर्व ने अन्वी के साथ डांस किया था। वो भी इसीलिए क्योंकि बच्चे जब भी उनकी शादी की वीडियो देखते हैं तो उस गाने को बार बार देखते हैं। अंशिव ने सोचा एक चांस तो बनता है, लेकिन फिर इसमें वो मजा कहां आता जो अभी आया है। अथर्व भी जानता था कि यह लड़का जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करने के फिराक में है, इसलिए वह बार बार उसके कहने पर भी मना कर रहा था। लेकिन जब अन्वी आई तो उसे मानना ही पड़ा। अंशिव के स्टेज से भागते ही सभी जोर जोर से हंसने लगे। अथर्व ने माइक लेकर 2-4 शब्द कहे, बस आप लोग शोर मचाना बंद कीजिए, अब लाइट्स बंद नहीं होंगी, और अभी जो लड़का यहां से कूद कर गया वो बंदर मेरे बेटे का दोस्त है। ये जो करामात थी ये भी उसी का किया धरा था। तो आप सब अब खाने का आनंद लीजिए। सबके आने के लिए और इस एंगेजमेंट को और शानदार बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अथर्व की बात खत्म होते ही लोगों की बातें और चहल पहल फिर से शुरू हो गई। इन सबसे अलग अभिमन्यु रूही के आसपास ही नजर आ रहा था। वह अपने पेरेंट्स को भी लेकर आया था। वहीं मोनिका अंशिव के करीब जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंशिव खुद बंदरों की तरह कभी यहां तो कभी वहां नजर आ रहा था। विहान एक तरफ खड़ा शांति से सब कुछ देख रहा था कि बगल से काजल उसके पास आकर खड़ी हो गई। वह अपना मुंह थोड़ा बिगाड़ते हुए बोली, वाह कितना अच्छा लग रहा है ना सब, लेकिन मुझे तो तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है बेटा। उसकी बात सुनते ही विहान ने पलटकर उसे देखा तो वह आगे बोली, देखो सब अपने में ही मस्त हैं। तब से किसी ने पूछा तुम्हें? दूध में पड़ी मक्खी की तरह तुम्हें अलग कर रखा है। काजल की बात सुनकर विहान की नजर उस पर पैनी हो गई। वह बोला, लगता है आप फिर से मेरा कान भरने आ गई हैं। आप जैसा बता रही हैं वैसा कुछ नहीं है, बस मेरी ही तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, इसलिए दूर से ही सब एंजॉय कर रहा हूं। तो काजल बोली, तुम चाहे कुछ भी बोलो, मैं कोई तुम्हारी दुश्मन हूं जो तुम्हारा कान भरूंगी? खुद देख लो अपनी आंखों से। काजल बोली, तुम्हारे मां बाप कैसे चिपके हुए हैं अपने प्यारे बेटे अद्विक से। सबका फोटो हो गया, किसी ने बुलाया तुम्हें? काजल ने स्टेज की तरफ इशारा किया। विहान की नजरें उधर गईं और सबको वहां देख उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। यह देखकर काजल तो जल भुन ही गई। उसे याद आने लगा कि बचपन में तो उसकी बातों पर यह लड़का यकीन कर लेता था, लेकिन अब क्या हो गया। वह फिर बात बनाते हुए बोली, देख लो, बस ऐसे ही देख सकते हो, मुझसे तो नहीं देखा जाता तुम्हारे साथ ये नाइंसाफी। सब अद्विक का ही होकर रह जाएगा और तुम अकेले बस देखते रह जाना। काजल वहां से जाने लगी तभी मोनिका उसके पास आ गई और उससे कुछ पूछने लगी। फिर दोनों हंसते हुए कहीं चली गईं। पीछे खड़ा विहान यह सब देख रहा था। काजल की बातों का उस पर कोई असर हुआ या नहीं यह तो वही जानता था, लेकिन उसकी बातें उसके दिमाग में किसी शोर की तरह गूंज रही थीं। ऐसे ही देखते देखते उसकी नजर किसी पर जाकर ठहर गई। आरोही कुछ लड़के लड़कियों के ग्रुप के साथ थी। विहान की नजर आज पहली बार उस पर गई थी। उसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और सभी से हंस हंसकर बातें कर रही थी। विहान उसे देख ही रहा था कि लड़कों में से कोई एक घुटनों पर बैठ गया और एक फूल आरोही के सामने कर दिया। कुछ पल के लिए ग्रुप में सन्नाटा छा गया। फिर आरोही ने वह फूल ले लिया। लड़का भी दांत दिखाते और अपने बालों में हाथ फेरते हुए खड़ा हो गया और ग्रुप में फिर हंसी मजाक शुरू हो गया। विहान के कानों में पहले से ही काजल की बातें गूंज रही थीं और अब यह नजारा देखकर उसे कुछ पीछे छूटता सा महसूस हुआ। काजल की वो बात, तुम बस देखते रह जाओगे, उसके दिमाग में फिर बज उठी। विहान ने अपना सिर पकड़ लिया और बड़बड़ाया, यार सर दुखने लगा। वैसे भी मुझे उस पागल लड़की से छुटकारा चाहिए। अच्छा ही है कोई और उसे ले जाए और मेरा उससे पीछा छूटे। विहान ने वहां से हट जाना ही बेहतर समझा। उसे अभिमन्यु कुछ लोगों के साथ अथर्व के पास खड़ा दिख गया तो वह उधर चल दिया। वहां पहुंचकर जो उसने सुना पहले तो उसे समझ नहीं आया। अगले ही पल वह अंशिव को इधर उधर देखने लगा। तभी उसे अथर्व की आवाज सुनाई दी, विहान रूही को बुला लाओ और हां अपनी मां को भी ले आना। कुछ देर बाद ही अन्वी, रूही और घर के कुछ और लोग वहां मौजूद थे। सभी को देखते हुए अभिमन्यु ने सिर हिलाया और अक्षय के मां पापा की तरफ इशारा करते हुए बोला,
अंकल, माँ पापा के डेथ के बाद मैं इन्हीं लोगों के साथ पला बड़ा, तो यही मेरे माँ पापा हुए। ये अक्षय के पापा अर्नब कपूर और ये माँ नीता कपूर। दोनों ने सभी को नमस्ते किया तो इधर से भी सबने हाथ जोड़ लिए। अर्नब कपूर हाथ जोड़े ही बोले, मिस्टर अथर्व राठौर, बहुत सुन रखा था आपके बारे में। आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा बच्चा अभिमन्यु आपके बेटों के साथ बिजनेस में पार्टनर है। देखिए, आप तो जानते ही हैं आजकल के बच्चों के बारे में। इसने कल ही मुझे आपकी बेटी के बारे में बताया। अर्नब कपूर की बात सुनकर अथर्व ने रूही की तरफ देखते हुए कहा, चलिए, कम से कम आपको कल पता चला। मुझे तो अब पता चला है। उसकी बात सुन सबने हो किया तो अथर्व थोड़ा तेज स्वर में बोला, रूही, तुमने अभिमन्यु को लेकर कभी कुछ बताया नहीं बेटा। रूही ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, हाँ पापा, वो अभिमन्यु ने 2 दिन पहले ही मुझे प्रपोज किया था और बोला था कि सगाई के दिन अपने पेरेंट्स को लेकर आएगा। अथर्व फिर बोला, तो तुम और अभिमन्यु का यह फाइनल फैसला है? दोनों ने एक साथ गर्दन हिला दी। अन्वी खुशी से बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, इनकी सगाई भी आज ही करवा देते हैं। तो रिदम बीच में बोल पड़ा, हाँ वो ठीक है, लेकिन कुंडली भी तो मिलनी चाहिए ना। वैसे भी अद्विक की शादी को कितने दिन रह गए हैं। कुंडली वगैरह सब देखने के बाद सगाई तभी करवा देंगे। रिदम की बात पर रागिनी ने भी हामी भर दी, तो यही तय कर दिया गया। अभिमन्यु का परिवार जाने लगा तो रूही उसे विदा करने साथ चली गई। इधर प्रीति लक्षिता को देखकर बोली, तुम्हारा भी कोई है तो पहले ही बता दो, वरना मैं तो अब लड़के देखना शुरू कर दूं। प्रीति की बात सुन लक्षिता तुरंत शिव से चिपक गई और बोली, देखो ना, मां को मुझसे पीछा छुड़ाने का कितना जल्दी इरादा है। शिव बोला, नहीं बच्चा, तू तो पापा की परी है। चल, कल से तुझे स्कूटी चलाना सिखाऊंगा। तेरी मां जिस लड़के को लेकर आएगी तू उसके हाथ पैर तोड़ देना। दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे को हाई फाइव किया और वहां सब हंस पड़े। आगे जारी रहेगा। सगाई में तो कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन काजल का फिर से विहान का कान भरना क्या आगे चलकर कुछ बड़ा होने वाला है, और क्या अभिमन्यु आगे चलकर अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। इधर प्रीति लक्षिता को देखकर बोली, तुम्हारा भी कोई है तो पहले ही बता दो, वरना मैं तो अब लड़के देखना शुरू कर दूं। प्रीति की बात सुन लक्षिता तुरंत शिव से चिपक गई और बोली, देखो ना, मां को मुझसे पीछा छुड़ाने का कितना जल्दी इरादा है। शिव बोला, नहीं बच्चा, तू तो पापा की परी है। चल, कल से तुझे स्कूटी चलाना सिखाऊंगा। तेरी मां जिस लड़के को लेकर आएगी तू उसके हाथ पैर तोड़ देना। दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे को हाई फाइव किया और वहां सब हंस पड़े। अब आगे धीरे धीरे सभी मेहमान जाने लगे। दिव्यांग और उसकी फैमिली माहिरा के परिवार के साथ निकल गई। बच गई थीं आरिका और उसकी मां। सभी मेहमानों के चले जाने के बाद अब जाकर घर के लोग फ्री हुए थे, यानी राठौर परिवार और अथर्व के दोस्त सब खाने पर टूट पड़े थे। खाने के बाद आरिका और उसकी मां को छोड़ आने की बात हुई। सभी बच्चे एक साथ खा रहे थे, लेकिन विहान उनमें कहीं नजर नहीं आया। आरोही जो आरिका के साथ ही आई थी, उसने भी उसे इधर उधर ढूंढा था, शायद उसे चिढ़ाने के लिए, लेकिन वह एक बार भी नहीं दिखा। आरोही विहान के बारे में किसी से पूछने ही वाली थी कि दूर उससे विहान दिख गया, हाथ में प्लेट लिए अकेले खड़ा। वह उसकी तरफ चल पड़ी। उसने कदम धीमे रखे ताकि विहान को पता न चले और धीरे धीरे उसके पीछे पहुंचकर ढप्पा करते हुए बोली, हे उल्लू, तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? आरोही के अचानक पीछे आने से विहान को हल्की खांसी आ गई, शायद खाना अटक गया। वह जल्दी से पीछे मुड़ा और एक कदम पीछे जाते हुए उसे घूरने लगा। यार, मतलब तुम्हारे भाई की सगाई थी और तुम एक बार भी नजर नहीं आए, कहां थे तुम? विहान ने दोबारा खाना शुरू किया और बिना आरोही को देखे बोला, तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो और मुझसे जरा दूरी बनाकर रहने में ही तुम्हारी भलाई है, समझी? अब तुम्हारा बकबक हो गया हो तो जाओ यहां से। विहान को इतना चिढ़ते देख आरोही बोली, हाँ तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? मैंने तो बस पूछ लिया क्योंकि तुम दिखाई नहीं दे रहे थे। वो बोल ही रही थी कि विहान ने बीच में रोक दिया, कोई जरूरत नहीं है मेरे बारे में जानने की, अब जाओ, भागो यहां से। मुझे वायरल फीवर हुआ है, अगर तुम्हें भी पकड़ लिया तो मजे ही हो जाएंगे तुम्हारे।
वैसे भी मैं शायद कल कंपनी ना आऊं, तो जो काम होगा तुम संभाल लेना। बिहान की बात सुनकर आरोही का मुंह बन गया। रात काफी हो चुकी थी और उसने सोचा था कि कल ऑफिस से छुट्टी की बात यहीं विहान से कर लेगी, लेकिन यहां तो उसकी दाल गलने वाली नहीं थी। तभी उसे कुछ याद आया और वह मुंह चिढ़ाते हुए बोली, तुम एक नंबर के उल्लू ही रहोगे, मैं अथर्व सर से छुट्टी के लिए पूछ लूंगी। वह जाते जाते बोली और चली गई। उसे जाते देख विहान और चिढ़ते हुए बोला, हां तो जाओ ना अपने अथर्व सर के पास, मैंने कब बुलाया तुम्हें, पागल लड़की। कुछ देर बाद ही रिदम और अथर्व, आरिका, उसकी मां और आरोही को लेकर चले गए और बाकी लोग सोने के लिए मेंशन में लौट आए। अद्विक अपने कमरे में लगातार अंशिव को घूर रहा था। अंशिव सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद तो मानो कहीं गायब ही हो गई थी। वह उठकर बैठ गया और बोला, अब तुझ पर कौन सा भूत सवार हो गया जो मुझे इतना घूर रहा है। देख, मैं जानता हूं मैं बहुत हैंडसम हूं और तुझे मुझसे प्यार है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, देर हो चुकी है। अगर तुझे मुझ में इतना ही इंटरेस्ट था तो ये बात सगाई से पहले बतानी चाहिए थी। भले ही मैं अपनी चुड़ैल भाभी से जलता हूं, लेकिन उन्हें धोखा नहीं दे सकता यार। और यह सुनते ही अद्विक उस पर टूट पड़ा और उसकी धुलाई शुरू कर दी। साले कमीने, जा, आज के बाद मुझसे बात मत करियो। अद्विक ने मारना बंद किया और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। अंशिव हंसते हुए बोला, यार लगता है मेरी चुड़ैल भाभी को बहुत परेशानी होने वाली है। तू तो मेरी बीवी की तरह रूठ गया और मुंह फिर लिया। अद्विक पलटकर उसे घूरने लगा। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर अद्विक बोला, तुझे पता था अभिमन्यु और रूही के बारे में? अंशिव ने हां में सिर हिलाया। हां, मैं छत पर टहल रहा था तो देखा अभिमन्यु रूही को छोड़ने आया था और वहीं उसने उससे प्रपोज किया। दोनों बहुत खुश थे। रूही ने मुझे बताया भी कि अभिमन्यु उसकी सारी बातें कैसे मानता है और उसे समझता है। दोनों की जोड़ी भी अच्छी है। अंशिव आगे बोला, लेकिन तू बता, तू किस बात पर मुझसे नाराज है? और हां, मैंने रिया से भी बात कर ली। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी सब क्लियर हो गई है। उसे लगा था मैंने रूही के लिए उसे मना किया है, लेकिन जब अभिमन्यु की बात पता चली तो वो खुद आकर माफी मांग गई, तो मैंने भी मामला वहीं रफा दफा कर दिया। एडविक बोला, हां तो ये कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग है? कोई भी तुम दोनों को देखेगा तो वही समझेगा। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि रूही को उस चिंपैंजी अभिमन्यु में ऐसा क्या दिख गया। खैर, तू देख ले, आगे चलकर कहीं तुझे पछताना न पड़े। वैसे गांव सबके साथ जाने से पहले अद्विक के मन में बार बार यही विचार उठ रहा था कि क्यों ना पहले ही जाकर देख लिया जाए कि वहां कितना खतरा है और आखिर कितने लोग छुपे बैठे हो सकते हैं। कमरे में हल्की रोशनी थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अद्विक बिस्तर पर आधा लेटा हुआ छत को देखते हुए बोला, वैसे गांव सबके साथ जाने से पहले मैं सोच रहा हूं, एक बार हम दोनों चलकर देख आते हैं, आखिर कितने लोग छिपे बैठे हैं। अंशिव ने यह सुनते ही चौंक कर अद्विक की तरफ देखा। उसकी आवाज में एक तरह की सतर्कता थी। वह बोला, दोनों नहीं, सिर्फ मैं जाऊंगा, और वो भी 2 दिन बाद। अगर दोनों साथ गए तो तेरे बाप को शक हो जाएगा और मेरी तो कमर ही तोड़ देंगे वो। यह कहते वक्त उसके चेहरे पर एक आधी मुस्कान थी, जैसे डर भी हो और मजाक भी। अंशिव की बात सुनकर अद्विक हंसने लगा। उसकी हंसी में थकान भी थी और अपनापन भी। दोनों के बीच कुछ देर तक यही हल्की फुल्की बातें होती रहीं। फिर कमरे में जैसे शांति उतर आई। कुछ देर बाद दोनों चुपचाप लेटे ही सो गए। कमरे में बस उनकी सांसों की आवाज और रात का सन्नाटा था। वहीं दूसरी तरफ जब अथर्व और रिदम उन लोगों को छोड़कर वापस राठौर मेंशन लौट रहे थे, उनकी जीप की हेडलाइटें सुनसान सड़क पर एक लंबी पट्टी जैसी चमक बना रही थीं। हवा में रात का ठंडापन था। गाड़ी के अंदर भी बातचीत लगातार उसी मुद्दे पर घूम रहा था। रिदम धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था और अथर्व बगल की सीट पर खिड़की के बाहर अंधेरे को घूर रहा था। रिदम ने कहा, गांव सबके साथ जाने से पहले एक बार देखाया जाए कि कहीं कोई बदला लेने के लिए छिपकर तो नहीं बैठा है। बात पूरी होते ही अंदर की हवा जैसे एक पल को भारी हो गई। अथर्व ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, जो 2 लोग पकड़ में आए थे उसे देखते हुए मुझे लग रहा है कोई बड़ी मछली है, लेकिन कौन हो सकता है? अथर्व की आंखें आगे कहीं शून्य में टिक गईं। वह आगे बोलता गया, राणा परिवार एक दुश्मन था, तो वे तो अब अपने ही बन गए हैं। साथ ही वो बूढ़ा रणवीर राणा, उसे तो मार दिया था।
और जो प्रवीण त्रिपाठी था गांव में, उसका भी खेल खत्म ही कर दिया था। उसके शब्द धीमे थे, लेकिन उनमें बीते वक्त की गूंज थी। थोड़ा रुककर उसने फिर कहा, वो लड़का मानव और उसका अंकल जोरावर, उसे तो हमने साथ में मारा था। जीप के अंदर एक पल के लिए जैसे हवा रुक गई। तभी रिदम बोला, और वो रॉबर्ट, वहीं तो साला हाथ धोकर तेरे पीछे पड़ा था। आवाज में थोड़ी हंसी थी पर चेतावनी भी। फिर वह गंभीर होते हुए बोला, अच्छा चल, एक काम करते हैं, मैं 2 दिन बाद गांव चला जाता हूं। वहां त्रिपाठी के बारे में पता लगा लूंगा और गांव की हालत भी देखाऊंगा। अब तो काफी कुछ बदल गया होगा, है ना? अथर्व ने बिना कुछ बोले बस अपनी गर्दन हिला दी। रिदम ने समझ लिया कि हां। कुछ देर बाद दोनों मेंशन पहुंचे। बाहर की बत्तियां और जल रही थीं। गाड़ी पोर्च पर रुकी और दोनों चुपचाप उतरकर अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। अथर्व जब अपने कमरे में पहुंचा तो देखा कि अन्वी सोफे पर ही सोई हुई थी। शायद उसका इंतजार करते करते थक गई थी। कमरे में हल्की महक थी, शायद अन्वी की परफ्यूम की। अथर्व ने धीरे से जूते उतारे, कपड़े बदले और फिर अन्वी को सावधानी से उठाकर बेड पर लिटा दिया। अन्वी के बाल उसके चेहरे पर आए थे। वह उन्हें हटाते हुए खुद भी उसके पास ही लेट गया। नींद जैसे धीरे धीरे उस पर कब्जा कर रही थी, लेकिन अचानक उसके दिमाग में कुछ उभर आया। सोते सोते उसे अपने और अंशिफ के डांस की याद आ गई। उस पल अथर्व कितना चिढ़ गया था, उस पर सब कुछ एक साथ याद आ गया। उसने आंखें बंद रखते हुए खुद से ही बुदबुदाया, आज तो ये लड़का बच गया, लेकिन कल तो इसकी क्लास लगानी ही पड़ेगी। अगले दिन मेंशन में माहौल कुछ सुस्त सा था। रात की थकान शायद सब पर भारी पड़ी थी, इसलिए सभी लोग काफी देर से उठे। हालांकि देर से उठने के बावजूद दोपहर तक लगभग सभी लोग कंपनी के लिए निकल चुके थे। मेंशन में सुबह की चहल पहल कम थी। गलियारों में शांति फैली हुई थी। विहान की तबीयत में अब तक कोई खास सुधार नहीं आया था, इसलिए उसने घर पर ही रुकने का फैसला किया। वह ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा हुआ था, सिर थोड़ा झुका हुआ, चेहरा थका थका सा लग रहा था। अन्वी उसके पीछे खड़ी थी और बड़े ध्यान से उसके सिर पर तेल से मालिश कर रही थी। तभी रागिनी ने विहान को देखते हुए कहा, आखिर तुम कर क्या रहे थे कि तुम्हारी तबीयत इतनी खराब हो गई? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। रागिनी की बात सुनते ही विहान ने धीरे से उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुंह फुला लिया, जैसे जवाब देना भी न चाहता हो। उसके चेहरे के भाव बच्चों जैसे हो गए थे, मानो उसे छेड़ा गया हो। अभी यह पल चल ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक के साथ ही बाहर से एक आवाज आई, अब बेचारे को किसी की पड़ी हो तब ना उसकी तबीयत सही रहेगी। आवाज सुनते ही अन्वी के चेहरे के भाव बदल गए। उसका मुंह अपने आप ही बन गया। यह आवाज किसी और की नहीं, काजल की थी। दरवाजा खुला और काजल अंदर आई। उसके साथ उसकी मां और उसकी बहन किंजल भी थीं। कल ही दोनों यहां आई थीं और राजावत मेंशन में ही रुकी हुई थी। काजल का लहजा हल्का तंज भरा था। काजल की बात सुनकर मीनाक्षी जी ने तुरंत उसे आंख दिखाई, जैसे उसे चुप रहने का इशारा कर रही हो। फिर वह रागिनी की तरफ मुड़ी और बोली, राहुल के लिए कुछ लड़कियों की तस्वीर आई थी, तो मैंने सोचा यहां भी सभी को दिखा देती हूं। रागिनी ने यह सुनकर इधर उधर नजर घुमाई और बोली, विशाखा नहीं आई क्या? इस पर काजल ने सहज लहजे में जवाब दिया, वो ना वंश भाई के साथ शॉपिंग करने गई है। अभी काजल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक पीछे से किसी ने उसे हल्का सा धक्का दे दिया। काजल संतुलन खोते हुए 2 कदम आगे बढ़ गई। अचानक हुए इस धक्के से उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तुरंत पलटी और ऊंची आवाज में चिल्लाई, ये कौन है पीछे? किसने धक्का दिया? सामने आओ। उसकी आवाज में झुंझलाहट और गुस्सा साफ झलक रहा था। पीछे से एक लड़की आगे आई। वह थोड़ी हड़बड़ाई हुई लग रही थी। उसने काजल, मीनाक्षी जी और रागिनी तीनों को देखा और तुरंत बोल पड़ी, सॉरी सॉरी।